एनीमिया। सबसे पहले इसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या हैं। इडियोपैथिक होता है, ड्रग्स और केमिकल्स होते हैं, क्लोरामफेनिकोल, सल्फोनामाइड्स, वेलप्रोएटबिंजाल, ब्यूटाजोन, इंसेक्टिसाइड्स, नुवाल्गिन, सिमेटिडीन और गोल्ड साल्ट्स। वायरसेस होते हैं, एप्स्टेन बार वायरस, इंट्रामस्कुलर हेपेटाइटिस, HIV, पार्वो वायरस, प्री ल्यूकीमिया, रेडिएशन या थाइमोमा, ये सारे इसके कॉजेटिव एजेंट्स हैं। पैथोजेनेसिस क्या होती है, ये डिस्ट्रक्शन काज करवाता है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स की, मतलब मेन स्टेम सेल जिससे सारे सेल्स RBC, WBC और प्लेटलेट बनने हैं, जिसकी वजह से डिक्रीज प्रोडक्शन हो जाती है इन तीनों सेल्स की, और एनीमिया होगा, ल्यूकोपीनिया होगा, ट्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें एनीमिया मिलेगा, पेलर फटीग और कार्डिक फेलियर, RBCs कम होने की वजह से, रिपीटेड इन्फेक्शन होंगे क्योंकि WBC कम है, ब्लीडिंग होगी क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो, और हिपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली एंड लिम्फेडिनोपैथी आर नॉट प्रेजेंट। इसमें ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो ये रूल आउट कर देंगी। जिसमें भी ये होंगी तो वो एप्लास्टिक एनीमिया नहीं होगा। डायग्नोसिस CBC विद ESR एंड रेटिकुलोसाइट काउंट, बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी, हेपोसेलर रिप्लेस्ड विद फैट। और ट्रीटमेंट हम इसकी क्या करेंगे, प्लास्टिक एनीमिया की सपोर्टिव केयर देंगे, रिमूव द एटियोलॉजिकल फैक्टर, लाइक कोई भी ड्रग्स जो भी इसका काज है वो हम रिमूव करवाएंगे। RCC ट्रांसफ्यूजन करेंगे एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, पारेंटल एंटीबायोटिक देंगे, इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ब्लीडिंग को रोकने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, इम्यूनोसप्रेशन यूजिंग साइक्लोस्पोरिन और एंटी लिम्फोसाइटिक ग्लोबुलिन एंड स्टीरॉइड्स अल्टरनेट टू बोन मैरो ट्रांसप्लांट। मेटापोटिक कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स और जीन थेरापी करेंगे। प्रोग्नोसिस इसकी क्या है, पुअर इफ़ BMT नॉट अवेलेबल और इम्यूनोसप्रेशन नॉट वर्किंग, मोस्टली डाई ऑफ इन्फेक्शन और हेमरेज विद इन 6 to 12 मंथ्स। मतलब ज़्यादातर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इन्फेक्शन या हेमरेज की वजह से 6 से 12 महीने के अंदर यानी 1 साल के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। और अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ट्रीट करें कि तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रेट होता है ग्रेटर दैन 80%। कोगुलेशन डिफेक्ट्स क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लैब टेस्ट इन कोगुलेशन डिसऑर्डर्स, ब्लीडिंग टाइम रेज्ड ओनली व्हेन देयर इज डिले इन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ब्लीडिंग टाइम कब रेज होता है, जब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन देर से होती है, और प्लेटलेट काउंट डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स की वजह से। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है कि रिप्रेजेंट फंक्शन ऑफ फैक्टर 1, 2, 5, 7, 10 डेट इज़ कॉमनेस्ट एंड कॉमन, ये वाले फैक्टर्स कॉमन है, इनके फंक्शंस को ये रिप्रेजेंट करता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्सट्रिंसिक पाथवे को। और APTT किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट 7 और 13, इनके अलावा जो भी फैक्टर्स हैं उन सब के फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ लेट्स थिंक ऑफ डिजीजेज एंड ऑर्गेनाइज इट इन आवर माइंड्स। प्लेटलेट्स आर लेस, अगर प्लेटलेट कम है तो फिर फैक्टर्स में कोई मसला नहीं है, और PT एंड APTT विल बी नॉर्मल। तो इसमें PT और APTT का जो वैल्यू या टाइम होगा वो नॉर्मल होगा। अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो ब्लीडिंग टाइम मोर हो जाएगा, प्लेटलेट प्लग भी देर से बनेगा। हीमोफीलिया A, B, C। हीमोफीलिया A जो होता है 8 फैक्टर की डेफिशिएंट की वजह से, B 9 की वजह से, और ये C वाला 11 के फैक्टर की डेफिशिएंट की वजह से। दीज फैक्टर्स अफेक्ट ओनली APTT। और वोन विलिब्रेंट फैक्टर कैरीज फैक्टर 8 एंड आल्सो को फैक्टर फॉर प्लेटलेट एडिशन। फैक्टर 8 भी होता है और को फैक्टर होता है प्लेटलेट एडिशन का। सो अल्टीमेटली देर इज़ अ प्रॉब्लम विद फैक्टर 8 विच इफेक्ट्स APTT। और हमने पढ़ा था कि मतलब APTT और ब्लीडिंग टाइम दोनों को इफेक्ट करेगा एज प्लेटलेट प्लग डजंट फॉर्म। Vitamin K deficiency decreased production of 2, 7, 9, 10, so both PT and APTT, prothrombin और activated partial thromboplastin time, ये सारे रेज हो जाएंगे। फिर इसके बाद लिवर डिजीज़, ऑल फैक्टर्स इफेक्टेड एक्सेप्ट फैक्टर 8 एंड वोन विलिब्रेंट फैक्टर। अगर किसी पेशेंट को लिवर डिजीज़ है तो उसमें 1, 2, 5, 7 ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट होंगे, फैक्टर 8 नहीं होगा और वोन विलिब्रेंट फैक्टर नहीं होगा, इसलिए PT और APTT इसमें रेज्ड हो जाएंगे। बट देर इज एसोसिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ड्यू टू हाइपरसेप्लिनिज्म एसोसिएटेड DIC कंजप्टिव कोगुलोपैथी बोथ फैक्टर्स एंड प्लेटलेट कंज्यूम लो प्लेटलेट काउंट इंक्रीज्ड ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज्ड PT एंड APTT एंड फिब्रिन लेवल्स आर लो टू। जो DIC है उसमें सारा कुछ रेज हो जाता है, ब्लीडिंग टाइम PT APT, लेकिन जो फिब्रिन लेवल्स हैं इसमें कम हो जाते हैं। इसके बाद हीमोफीलिया A क्या होता है, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ फैक्टर 8
is associated with factor 8. Normal range for factor 8 activity is 50 to 150%. क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसकी क्या होंगी? एक्स लिंक्ड है ये, इसलिए ज़्यादातर मेल्स में प्रीडोमिनेट है। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है। स्वेट डेफिशिएंसी लेस देन 1% होती है। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग एपिसोड्स इंक्लूड स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन्स जॉइंट्स मसल्स एंड विजरा। इसमें स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग एपिसोड्स में किस किस जगह से ब्लीडिंग होती है? स्किन की ब्लीडिंग होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की, जॉइंट्स की, मसल्स की, विजरा की। मॉडरेट डेफिशिएंसी अगर 1 to 5% एक्टिविटी हो तो इंटरमीडिएट ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस होगी, और अगर माइल्ड डेफिशिएंसी होगी 6 to 30% एक्टिविटी होगी। ब्लीड ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रॉमा और सर्जरी, मतलब बहुत थोड़ी डेफिशिएंसी में सिर्फ ट्रॉमा या सर्जरी के टाइम पे ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग में होकर आफ्टर सर्कमसिजन और इंजेक्शन। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि किस में सर्कमसिजन या इंजेक्शन पे ब्लीडिंग होती है, वो है हीमोफीलिया ए। इसका सिनेरियो पॉइंट भी ऐसे बना सकते हैं, डायग्नोस्टिक पॉइंट हो सकता है। और रिकरेंट हीमाटोसिस, तो उसकी वजह से जॉइंट की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या है? इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, हीमाटोसिस, जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो सकती है, लार्ज इंट्रामस्कुलर हीमाटोमास हो सकते हैं, कंपार्टमेंट सिंड्रोम या डेवलपमेंट ऑफ एक्वायर्ड सर्कुलेटिंग antibody to factor 8 after treatment with factor 8 concentrated therapy related HIV, HB, hepatitis B and hepatitis C। तो ये वाली थेरापी भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आती है। और फिर डायग्नोसिस इसकी क्या है? रेज्ड एपीटीटी, नॉर्मल बीटी, एनपीटी, और रेज्ड क्लोटिंग टाइम और डिक्रीज फैक्टर 8 एक्टिविटी। तो फिर ये हीमोफीलिया ये होगा। एपीटीटी टाइम रेज्ड होगा, ब्लीडिंग टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल होगा, और रेज्ड क्लोटिंग टाइम होगा, डिक्रीज फैक्टर 8 एक्टिविटी। तो ये इसका एमसीक्यूज भी आ सकता है। विच एपीटीटी इज़ रेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, तो वो हीमोफीलिया ए है। मैनेजमेंट इसकी हम कैसे करेंगे? सपोर्टिव केयर देंगे, ट्रॉमा को प्रिवेंट करना है ताकि ब्लीडिंग ना हो, एस्प्रिन प्रिवेंट करनी है, और इम्यूनाइज अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। माइल्ड डेस्मोप्रोसिन एसीटेट, अगर माइल्ड है हीमोफीलिया तो डेस्मोप्रोसिन एसीटेट देंगे, फैक्टर 8 कंसनट्रेट देंगे, माइनोकार्पोरिक एसिड और ट्रांएग्जामिक एसिड देंगे। ब्लड प्रोडक्ट्स या क्रायोप्रेसिपिटेट भी यूज़ कर सकते हैं। हीमोफीलिया बी से याद रखना, B9 9 याद रखना, फैक्टर 9 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मोड ऑफ इनहेरिटेंस फीचर्स सेम एज ए फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, सेम लैब्स होती हैं इसकी। रेज्ड एपीटीटी होता है और क्लोटिंग टाइम, लेकिन ब्लीडिंग टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम इसका नॉर्मल होता है। डायग्नोसिस बाय सेइंग फैक्टर 9 एक्टिविटी। ट्रीटमेंट इसकी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या फैक्टर 9 एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये हेमोफीलिया ए और बी का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद है वोन विली ब्रांड डिजीज़। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है और ये कैरियर फैक्टर 8 या फिर को फैक्टर फॉर प्लेटलेट एडहेजन्स। वोन विली ब्रांड प्रोटीन क्या है? फैक्टर 8 का कैरियर होता है या फिर ये को फैक्टर है प्लेटलेट एडहेजन का। इसकी टाइप्स उसने की हुई है कि 1, 2 और 3। टाइप 1 वोन विली ब्रांड डिजीज़ में पार्शियल डेफिशिएंसी होती है VWF की। टाइप 2 में अब नॉर्मल फंक्शन होता है VWF का। टाइप 3 में कंप्लीट एब्सेंस हो जाती है VWF की। और क्लिनिकल फाइंडिंग्स, ब्लीडिंग टेंडेंसी इन्वॉल्विंग म्यूकोकंटेनियस सर्फेसिस, क्यूटेनियस सर्फेसिस से ब्लीडिंग होती है। एपिक्सटेक्सिस इंक्रीज होती है, इंक्रीज्ड ब्रूसेबिलिटी होता है, मेलिना, मेनोरेजिया या हेमरेज आफ्टर डेंटल एक्सट्रैक्शन या ट्रॉमा या सर्जरी। लैब्स में इसकी एपीटीटी और ब्लीडिंग टाइम रेज्ड होता है और पीटी इसका नॉर्मल आएगा। प्लेटलेट काउंट भी इसका नॉर्मल होगा और डिक्रीज फैक्टर 8 होगा। मैनेजमेंट इसकी हम करेंगे, क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे या डेस्मोप्रेसिन एसीटेट देंगे, एंटी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स देंगे लाइक माइनोकार्पोरिक एसिड। अगली डिजीज़ है कंजम्पटिव कोगुलोपैथी, जिसे हम डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन भी कहते हैं। क्वार्ड पैथोलॉजिकल प्रोसेस है कैरेक्टराइज बाय एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन सिस्टम। कोगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से एक्सेलरेटेड फिब्रिनोजेनेसिस होती है, फिब्रिनोलाइसिस। इसमें प्रोथ्रोम्बिन प्रोडक्शन होती है, इंट्रावास्कुलर फिब्रिन डेपोजिशन और प्लेटलेट कंजप्शन। माइक्रोथ्रोम्बाई जिसकी वजह से इस्कीमिक टिश्यू डैमेज होगा। और डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स ऑफ फाइब्रिन फिब्रिनोजिन एक्ट एज एंटीकोगुलेंट्स एंड इनहिबिटर्स ऑफ प्लेटलेट फंक्शन। इसके काजेस क्या हैं? एंडोथेलियल डैमेज होता है क्योंकि एंडोटॉक्सिन्स और वायरसेस की वजह से, फिजिकल इंजरी या नेक्रोसिस की वजह से होता है ये, या फिर हाइपोक्सिया हो जाए, एसिडोसिस की वजह से, कैंसर या शोक, इन सब की वजह से DIC हो सकता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें डिफ्यूज ब्लीडिंग टेंडेंसी मिलेगी, हिमाचूरिया, मेलिना, परपरा, ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन स्टूल्स, परपरा और पटिके, पोर स्किन परफियन, सर्कुलेटरी कोलैप्स मिलेगा, इस्कीमिक चेंजेस मिलेगी। रेनल फेलियर होगा या गैंग्रीन या परपरा फल्मिनेंस।
और इसकी लैब्स में प्लेटलेट काउंट कम होगा, इंक्रीज्ड ब्लीडिंग टाइम होगा और इंक्रीज्ड पीटी एंड एपीटीटी होगा। ये मतलब सारी चीज़ें इंक्रीज हैं डीआईसी में। तो ये अगर एमसीक्यूज है पीटी एपीटीटी एंड ब्लीडिंग टाइम आर इंक्रीज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन है। और फिब्रिन लेवल्स लो होते हैं इसमें, फिब्रिन सप्लिट प्रोडक्ट्स और डी डायमर लेवल्स हाई होते हैं, रिड्यूस क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, फिब्रिनोजिन फैक्टर 2, 5, 7, प्रोटीन सी। ट्रीटमेंट इसकी हम कैसे करते हैं? आइडेंटिफाई एंड ट्रीट अंडरलाइंग डिसऑर्डर, रिप्लेस कोआगुलेशन फैक्टर्स एंड प्लेटलेट्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं या क्राइजो प्रेसिपिटेट्स देते हैं, प्लेटलेट कंसनट्रेट देते हैं, हेपारिन इन केस ऑफ पर्परा फल्मिनेंस। ये था इसके डिसेमिनेटेड को इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। फिर इसके बाद है आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, एक्वायर्ड हेमरेजिक डिसऑर्डर है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट इसमें लेस देन 150,000 होते हैं और पर्परिक रैश होता है, नॉर्मल बोन मैरो होगा, एब्सेंस ऑफ साइंस ऑफ अदर आइडेंटिफाइबल काजेज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एक्यूट आइटोपी मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर है चाइल्डहुड का और वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है। क्रोनिक आईटीपी क्या है? इसमें परसिस्टेंस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया फॉर ग्रेटर दैन 6 मंथ, और ये होता है इम्यून क्लियरेंस ऑफ प्लेटलेट्स विच जनरली हैव आईजीएम और आईजीजी ऑन देयर सरफेस। स्प्लीन क्या करती है? फॉर्म एंटीबॉडीज एंड सिक्वेस्टर्स डैमेज प्लेटलेट्स। ज़्यादा कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर एक्यूट आईटीपी है और ये वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है। जो क्रोनिक आईटीपी है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बाद होता है, और अगर वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया 6 माह से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स की क्लियरेंस हो जाती है जिसमें आईजीएम और आईजीजी होते हैं सरफेस पे। फिर क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें आईटीपी में पेटिके मिलेंगे, मल्टीपल इकाइमोसिस, ईजी ब्रूजिंग या पर्परिक रैश, और ब्लीडिंग फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन। एक्यूट आईटीपी इज प्रीसीडेड बाय वायरल इलनेस और नो हिपैटोस्प्लीनोमेगाली और लिम्फेडिनोपैथी। ये दोनों फीचर्स इसमें आईटीपी में नहीं मिलेंगे क्योंकि सिर्फ प्लेटलेट्स कम हुए हैं। लैब में प्लेटलेट्स कम है, नो प्रॉब्लम विद फैक्टर्स, पीटी एंड एपीटीटी विल बी नॉर्मल, प्लेटलेट काउंट विल बी लेस, ब्लीडिंग टाइम विल बी मोर। प्लेटलेट कम है तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। प्लेटलेट एसोसिएटेड आईजीजी और आईजीएम प्रेजेंट इन सीरम। मैनेजमेंट इसकी एक्यूट आईटीपी के रिस्ट्रिक्ट फिजिकल एक्टिविटी एंड अवॉइड ट्रॉमा, अवॉइड मेडिकेशन दैट सप्रेस प्लेटलेट प्रोडक्शन एंड फंक्शन। ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी जो कि प्लेटलेट प्रोडक्शन या फंक्शन को कम करे। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करनी है और आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देने हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटी आरएचडी देनी है। क्रोनिक आईटीपी रिस्ट्रिक्ट फिजिकल एक्टिविटी एंड अवॉइड ट्रॉमा, इवैल्यूएटेड फॉर ऑटोइम्यून डिजीज़। स्टीरॉइड्स हम देते हैं, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटी आरएचडी का इंजेक्शन, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स या स्प्लीनेक्टमी।